Good morning. Today is 25th of April 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है नीति आयोग की मीटिंग को लेकर है। इसमें नीति आयोग ने आने वाले 15 सालों के लिए हमारे देश किस प्रकार से विकास करेगा उसका एक विजन पेश किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ रिफॉर्म्स भी डिस्कस किए गए हैं इस आर्टिकल में जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नीचे का जो आर्टिकल है, फ्रांस में पहले दौर के चुनाव संपन्न हुए। 11 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे थे पहले दौर में, जिसमें से अब 2 अगले दौर में पहुंचेंगे, जिसका फाइनल इलेक्शन होगा 7 मई को। तो ये आर्टिकल और ये आर्टिकल दोनों फ्रांस के इलेक्शन से रिलेटेड है। बस इसमें थोड़ा सा जानेंगे हम कि कौन से 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच में फाइनल इलेक्शन होगा 7 मई को। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बीच का जो आर्टिकल है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें पॉलिटिकल मुद्दों पर, काफ़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर बात की गई है जो यूपीएससी में नहीं आते वैसे मुद्दे। तो ये आर्टिकल हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ट्रंप की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं वो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को खतरे में डाल सकती हैं, लेकिन सब नेशनल एक्टर्स जैसे देश के अंदर में हमारे प्रोविंसेस, सिविल सोसाइटीज़ या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस है वो सहायता कर सकते हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट है वो सफल हो जाए। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है माइनॉरिटी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने ऐसे के अंदर में बल्कि अपने आंसर्स के अंदर में भी। नीचे का जो आर्टिकल है वो उसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखने योग्य है जिसे हम डिस्कस करेंगे। एक कीट का एक प्रकार से डिस्कवरी की है जिसे यूज किया जा सकता है पॉलिथीन को डिग्रेड करने में। तो इसे हम बस 1-2 लाइनें जो इंपॉर्टेंट है उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्नलिज्म को किस प्रकार से दिखाया जाता है मूवीज़ में, काफ़ी सारी मूवीज़ के नाम दिए गए हैं। जैसे पहले प्रिंट मीडिया को काफ़ी दिखाया जाता था, जैसे क्रांतिवीर मूवी थी नाना पाटेकर की, उसमें कलम वाली ऐसे कुछ ताकत का यूज करते हैं। बाद में टीवी मीडिया का प्रचलन आया, लेकिन आजकल जो मूवीज़ आ रही हैं उसमें सोशल मीडिया को भी दिखाया जा रहा है। तो काइंड ऑफ मूवीज़ के नाम है काफ़ी सारे, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं नीति आयोग के आर्टिकल से। देखिए सबसे पहले आप कंपोजिशन देख लीजिए नीति आयोग का। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल याद रखना है। कंपोजिशन में सारे देखिए, गवर्निंग काउंसिल में सारे सीएम आते हैं, सभी स्टेट्स के सीएम, और सभी टेरिटरीज के या तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो वो, यानी सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स और सभी स्टेट्स के सीएम्स पार्टिसिपेट करेंगे नीति आयोग की मीटिंग में। रीजनल काउंसिल भी बनाई जा सकती है अगर जरूरत हो तो। और 4 मिनिस्टर्स को, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं मिनिस्टर में से, और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे। जैसे अभी आपको याद होगा 2 मेंबर्स हैं, वीके सारस्वत और दूसरे हैं विवेक देब्रोए, ये हैं। सीईओ भी होंगे नीति आयोग के। सीईओ हैं अभी अमिताभ कांत, और जो इसके वाइस चेयरमैन हैं वो हैं अरविंद पानागड़िया। तो ये सारे नीति आयोग के मेंबर्स कौन है, कंपोजिशन कौन है, वो आपको याद रखना है सारा। अभी देखिए नीति आयोग का निर्माण किया गया था प्लानिंग कमीशन को हटा के। तो काफ़ी बार, अब वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काइंड ऑफ नीति आयोग की वर्किंग समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे अब प्लानिंग कमीशन तो जा चुका है, प्लानिंग कमीशन के बारे में क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं आएगा, लेकिन मेंस में अगर नीति आयोग के बारे में आएगा तो भाई कैसे 2 साल में इसकी कैसे वर्किंग रही है तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बैकग्राउंड। देखिए पहले प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन अप्रोच होती थी। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती थी, क्योंकि प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी कि किस स्टेट को कितना पैसा देना है, कैसी पॉलिसीज बनानी है। तो काइंड ऑफ ऐसी अप्रोच थी, वन साइज फिट्स ऑल। जो भी वो पॉलिसी बनाते थे वो सभी स्टेट्स पे इंपोज कर देते थे। लेकिन अभी जो नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच मतलब स्टेट से पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए। इवन पार्टी जो पंचायत हैं उनका भी पार्टिसिपेशन है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के तहत में। नीति आयोग सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, ये एक थिंक टैंक है। ये देखेगा कि किस प्रकार से पॉलिसीज काम कर रही हैं, फिर आउटकम कैसी है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। जबकि प्लानिंग कमीशन के पास में तो फाइनेंशियल पावर्स भी थी, पैसे भी देता था प्लानिंग कमीशन, ग्रांट देता था स्टेट्स को प्रॉपर। और उसके बाद में देखिए इनकी जो पावर्स थी वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, और ये तो देखिए गवर्निंग काउंसिल इसमें है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो अब हटाई जा चुकी है। इसमें गवर्निंग काउंसिल है, जो अभी मीटिंग हुई थी गवर्निंग काउंसिल की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मेनली क्वालिटेटिव है, पॉलिसीज़ में इंप्रूवमेंट लानी है, उनकी आउटकम में इंप्रूवमेंट लानी है। इसमें क्वांटिटीज़ थी, पैसा कितना जाना है कि स्टेट्स को, काफ़ी फंड्स भी डिसाइड करते थे। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे आपको नीति आयोग का बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। तो अब मीटिंग में देखते हैं क्या हुआ। देखिए नीति आयोग की मीटिंग हुई जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल दिया गया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, देखिए जब स्टेट्स, लोकल और तीनों यानी टियर 3 जो भी है हमारे, जैसे टियर 1 है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, टियर 2 है स्टेट गवर्नमेंट, और टियर 3 हमारी पंचायत। जब ये तीनों हमारे गवर्नेंस के तीनों जो टियर्स हैं मिल के काम करते हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए सहयोग करते हैं आपस में ताकि देश एक प्रकार से डेवलप करें, तो उस चीज़ को कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
अब देखिए जीएसटी का एग्जाम्पल अभी सबसे ज्वलंत उदाहरण है किस प्रकार से अब स्टेट्स और जो सेंटर है मिलके एक प्रकार से टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करेंगे। तो वो सबसे ज्वलंत उदाहरण है। जब भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आए तो आप जीएसटी को लिख सकते हैं। काफ़ी मान मनोबल के बाद में स्टेट्स ने हामी भर दी और जो हमारा सपना था वन कंट्री वन टैक्स का वो अभी साकार होगा। 1 जुलाई से जीएसटी जो है वो लागू होने जा रहा है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए, आपको याद होगा, देखिए जब प्लानिंग कमीशन थे तो 5-5 सालों के प्लान बनते थे, 5 ईयर प्लान बनते थे हर 5 साल में। तो ये देखिए लास्ट अब 12th 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 17 तक था। तो 31 मार्च 2017 को हमारा 12th 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। तो अब यूपीएससी इस बारे में डेफिनेटली पूछ सकती है कि अगर मान लीजिए 12th 5 ईयर प्लान खत्म हो गया तो उसके बाद क्या आया। उसके बाद में देखिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है नीति आयोग की। 3 तरह की इनकी स्ट्रेटजी है, एक 3 ईयर प्लान है, एक 7 ईयर प्लान है और एक है 15 ईयर प्लान। समझ गए। अब 3 ईयर प्लान में तो इन्होंने देखिए 300 ड्राफ्ट पॉइंट्स दिए हैं जिन पे ये डेवलपमेंट लाएंगे, उन पर चर्चा करेंगे। यानी 15 ईयर प्लान का तो अभी देखिए कोई प्रॉपर बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क तो नहीं आया, थोड़ा बहुत डेटा आया है। लेकिन फिलहाल जो काम करना पड़ेगा सीएम को आने वाले 3 सालों के लिए वो ड्राफ्ट पॉइंट्स हैं उन पे काम करना पड़ेगा। तो 3 ईयर प्लान जो है इसको कहते हैं, इसमें होगा रिव्यू ऑफ डेवलपमेंट एजेंडा, और जो 7 ईयर प्लान है उसमें होगा नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, और 15 साल के जो प्लान होगा उसको कहेंगे विजन डॉक्यूमेंट। तो क्या कहेंगे, यूपीएससी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकती है प्री में कि विजन डॉक्यूमेंट कितने सालों के लिए था, 15 ईयर्स के लिए था। उसमें ऑप्शन ये भी होगा 3 साल, 7 साल, इस प्रकार से। और 3 सालों के लिए क्या डिसाइड किया है, इसमें डेवलपमेंट एजेंडा को रिव्यू करेंगे, और 7 सालों के लिए क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। अभी तक कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा बताया भी नहीं है सरकार ने कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस ये 3 नाम याद रख लीजिएगा, कहीं आपको लगे कि समझ में नहीं आया इनके अंदर में क्या होगा। वो तो सरकार ने अभी खुद भी नहीं बताया कि अंदर क्या होगा, चर्चा चल रही है काइंड ऑफ। अभी फिलहाल 3 ईयर प्लान का रिव्यू कर रहे हैं शुरू में। तो देखिए ये कहते हैं कि 5 ईयर का जो प्लान है वो फेस आउट हो चुका है, और 2019 से 20 तक यानी 3 साल के लिए ड्राफ्ट एक्शन एजेंडा डिक्लेयर किया, और उसमें सिर्फ 300 स्पेसिफिक पॉइंट्स थे, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं था। तो एक तरह से ये फर्स्ट स्टेप है कि 15 साल का जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए उसके लिए फर्स्ट स्टेप है। तो कौन कौन से इसमें पॉइंट्स थे, देखिए तमाम तरह के इसमें पॉइंट्स थे, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए घर की व्यवस्था, टॉयलेट्स के साथ में एलपीजी, पावर, डिजिटल कनेक्शंस, और पर्सनल व्हीकल का एक्सेस होना चाहिए, एयर कंडीशनर होना चाहिए, पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट होनी चाहिए 2019-20 तक। इवन यूनिवर्सल हेल्थ केयर भी लाने की योजना है सरकार की 3 ईयर के प्लान में। शुरू में 3 ईयर, अभी सिर्फ ना 7 साल भी भूल जाइए, 15 साल भी भूल जाइए। जो रिव्यू डेवलपमेंट एजेंडा है बस उसमें ड्राफ्ट पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, फाइनल कुछ भी नहीं आया है, पास नहीं हुआ है अभी ये। अब देखिए दूसरी इन्होंने कुछ फैक्ट भी पेश किए अपनी प्रेजेंटेशन में। इन्होंने माना कि देखिए अगर अभी यहाँ से देश 8% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता है तो 2032 तक, यानी पूरा जब हमारा 15 साल पूरे हो जाएंगे, जब हमारा विजन डॉक्यूमेंट 31-32 तक खत्म हो जाएगा, तब हमारी जीडीपी 3,32,00,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके लिए स्टेट्स को प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया कि स्टेट्स को वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी आगे बढ़ाएं। यानी ना ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पंप प्राइमिंग करें। पंप प्राइमिंग क्या होता है, पंप प्राइमिंग ये होता है कि देखिए जब रिसेशन आ जाता है यानी डिमांड नहीं होती मार्केट में, तो काफ़ी सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना पैसा मार्केट में उतार देती है ताकि डिमांड बढ़े। कैसे मार्केट में पैसा उतार सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लीजिए वो टैक्स रेट्स कम कर दे। पहले कोई व्यक्ति 10% टैक्स देता था तो 10,000 रुपये देने पड़ते थे, तो आज 5% टैक्स देगा तो थोड़े कम पैसे देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कर दें। इन सभी चीज़ों से जब कोई भी गवर्नमेंट ऐसा करती है तो पंप प्राइमिंग हो जाती है, यानी पैसा मार्केट में आ जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, ये स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। और एक जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की बात हुई वो ये हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप कोशिश कीजिए, जो अभी आपका फाइनेंशियल ईयर है, देखिए अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और 31 मार्च तक चलता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए अभी हमें ज़रूरत है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसको कैलेंडर ईयर के तर्ज पर ही कर दें। यानी सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो भी 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। जैसे अभी तो कैलेंडर ईयर है, नया साल हम मनाते हैं 1 जनवरी से, लेकिन फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो सरकार की योजना है कि दोनों को सेम कर दो, 1 जनवरी कर दो। क्यों? क्योंकि देखिए इससे काफ़ी तरह के फ़ायदे होंगे।
और काफ़ी तरह के फ़ायदे ऐसे होंगे क्योंकि देखिए डेवलप्ड कंट्रीज़ की तर्ज पर हमारी इकोनॉमी आजकल डेवलप्ड कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो रही है, तो काइंड ऑफ थोड़ी सहूलियत होगी। दूसरा यूँ है कि देखिए जब तक मान लीजिए अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तब तक पता नहीं होता कि मानसून कैसा रहा। अगर 1 जनवरी से स्टार्ट होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर तो मानसून का भी पता होगा, मानसून ने ठीक काम किया है या फिर कैसा रहा है, ताकि बजट में उसी तरह से प्रावधान किया जा सके। और भी काफ़ी सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और लेकिन देखिए इसके कुछ एक प्रकार से बाधाएं भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। एक तो देखिए सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। पूरा पार्लियामेंट का सेशंस चेंज करना पड़ेगा, सारी कंपनीज़ को अपना जो अकाउंटिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी, तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा इस अगर हमको अभी अपना फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर की तर्ज पर बनाना है तो। अब देखिए काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म भी हैं अब इस नीति आयोग के। ये कहते हैं कि देखिए सिर्फ कुछ स्टेटमेंट्स सरकार ने दी है और न्यूमेरिकल गैस वर्क है कि 15 सालों में हमारी जीडीपी इतनी ग्रो हो जाएगी, कुछ सब्सटेंस नहीं निकल के आया है। और कहते हैं कि देखिए लार्जेस्ट स्ट्रेटजी तो अभी है नहीं, सिर्फ 3 साल की स्ट्रेटजी पर चर्चा हुई की, तो इसलिए सीएम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, उनके पास में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। वो सिर्फ इस 3 साल के जो प्लान है उसको कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इस पर हो सकता है। तो फिर एक क्रिटिसिज्म ये है कि देखिए जब तक कि देखिए कोई जो हमारी गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की कुछ प्लान रेटिफाई ना कर दे, तब तक तो देखिए ये जो 5 ईयर प्लान पहले जो हमारा चल रहा था जो 31 मार्च को खत्म हो चुका है, उसके बाद तो कहने का मतलब है कि कुछ है ही नहीं अभी तक। मतलब 31 मार्च के बाद अभी तक कुछ पास नहीं हुआ ना। ये सरकार ने कहा है कि हम इसे पास करेंगे, अभी तक हुआ तो नहीं ना, यानी 31 मार्च के बाद तो हमारा कोई प्लान है ही नहीं। और दूसरा अभी तक ये भी नहीं पता कि अल्टरनेटिव सिनेरियो है उसको ध्यान में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। ये अल्टरनेटिव सिनेरियो क्या होता है? देखिए अल्टरनेटिव सिनेरियो ये होता है कि जब भी कोई प्लान बनाती है सरकार तो पहले से कुछ ना वेरिएबल्स डिसाइड कर लेती है और देखती है कि फ्यूचर में क्या वो वेरिएबल्स ठीक ठाक चल रहे हैं। अगर देखिए वो वेरिएबल्स ठीक परफॉर्म नहीं करते तो सरकार उसी के अकॉर्डिंग कुछ इनोवेटिव अप्रोच लगा के अपना प्लान चेंज कर देती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कौन सा एग्जाम्पल है? यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान ले देखिए हम तैयारी कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट हमने चूज़ किया, हमने पूरा अपना प्रॉपर प्लान बनाया प्रीलिम की तैयारी से पहले का। लेकिन देखिए बीच में क्या होता है, हमने कुछ वेरिएबल्स डिसाइड कर लिए। वेरिएबल्स क्या हैं यहाँ पे? मान लीजिए मॉक टेस्ट का रिजल्ट, हमने कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रखी है, मॉक टेस्ट का रिजल्ट हमारे लिए वेरिएबल्स हैं। देखिए हमने पूरा प्रॉपर प्लान बना रखा है कि हम एक हफ्ते में पॉलिटी, फिर अगले हफ्ते में इकोनॉमिक्स। लेकिन देखिए इकोनॉमिक वेरिएबल्स चेंज काम नहीं कर रहे अच्छे से, यानी मॉक टेस्ट में हमें पता लगा है कि इकोनॉमिक्स तो हमारी अच्छी है, दूसरा सब्जेक्ट वीक है, तो हम इन वेरिएबल्स के हिसाब से अपना प्लान चेंज कर देंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं, पूरी चीज़ को अल्टरनेटिव सिनेरियो। हम देखेंगे वेरिएबल्स के आधार पर फिर अपना जो है वो प्लान चेंज कर देंगे। इस पूरी एक प्रकार से प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेटिव सिनेरियो। आगे क्या है? आगे देखिए वे फॉरवर्ड में क्या आता है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड लेना होगा कि वो सबसे पहले तो वो कमेटी की रिपोर्ट जाहिर करें जिसके बेस पे वो स्टेट गवर्नमेंट्स को कह रहे हैं कि आप अपना फाइनेंशियल ईयर है वो कैलेंडर ईयर की तर्ज पर बना दीजिए। अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अच्छे से काम करना है तो देखिए जो टीम इंडिया है या फिर गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की, उनको टाइम टू टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए, मोर फ्रिक्वेंटली मिलना पड़ेगा इससे, ताकि उनका जो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है वो नहीं होगा, आपस में एक प्रकार से कोऑपरेशन ज़्यादा होगा। तो ये वे फॉरवर्ड है। आगे क्या है? आगे देखिए फ्रांस में इलेक्शंस हुए और 11 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा। तो 2 ये कैंडिडेट जो हैं मैक्रोन के बारे में हमने डिस्कस किया था। इनकी काफ़ी सेंट्रिस्ट अप्रोच है, ये ग्रेजुअल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं और काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा रेडिकल रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो प्रो बिजनेस इन्हें माना जा रहा है। तो ये जो है इनकी पहली पोजीशन आई। दूसरे नंबर पे पोजीशन आई ला पेन की। ला पेन जो है वो फार राइट हैं, वो ट्रंप जैसी इनकी पॉलिसीज़ हैं। ये कहते हैं कि एंटी ग्लोबलाइजेशन, बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म, जो एंटी रिफ्यूजी एजेंडा, वो सब जो चीज़ें ट्रंप ने कही थी वो सब चीज़ें इन्होंने भी कही हैं, ला पेन ने, और ट्रंप से भी ज़्यादा कही है। तो इन सब कैंडिडेट्स में सिर्फ 2 हैं, अब इनके बीच में इलेक्शन होगा और दोनों में से किसको भी 50% से ज़्यादा वोट मिलेंगे 7 मई को जो अगला इलेक्शन होगा, तब इन दोनों में से जो जीत जाएगा। अब काफ़ी कुछ आर्टिकल में कह रखा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, क्योंकि फाइनल 7 मई को रिजल्ट आएगा तभी कुछ हम डिस्कस करने लायक होंगे। अभी ऐसा कुछ कहा गया कि देखिए जो बाद के कैंडिडेट हैं फिलोन और ये जो सारे हैं, इन्होंने जैसे ही ये हारे, इन्होंने हारने के बाद में अपनी जो सपोर्ट है वो मैक्रोन को दे दी। तो ज़्यादा संभावना लग रही है कि मैक्रोन जीत जाएंगे, लेकिन अभी कुछ कहना बाकी नहीं है। अभी कुछ कहना सही नहीं होगा क्योंकि देखिए कुछ भी नतीजा पलट सकता है। और जो ला पेन थी, इनके जो फादर थे उन्होंने भी 2002 में इलेक्शन लड़ा था और उनकी अप्रोच भी और उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो सेम थी जो इनकी हैं। तो बस इससे ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देख लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल है। देखिए अगला जो आर्टिकल है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आर्टिकल है।
शुरू में तो देखिए तमिलनाडु के फार्मर्स के बारे में बताया गया है। तमिलनाडु में एक मैसिव ड्रोट आया, सूखा आया, जिससे तमिलनाडु के जो फार्मर्स थे उन्होंने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया काफ़ी दिनों तक, और उनके पास में स्कल्स भी थे। ये जो स्कल्स थे वो जिन किसानों ने सुसाइड किया था तमिलनाडु के अंदर में कर्ज तले दबे होने के कारण या फिर किसी दूसरे कारणों के कारण में, उनके स्कल्स के साथ में उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। काफ़ी लंबे दिनों तक ये प्रोटेस्ट चला, तो काइंड ऑफ काफ़ी इंटेंसिटी पैदा की इस प्रोटेस्ट ने। और ये देखिए 2 लगातार ड्रोट आए तमिलनाडु के अंदर में, जो वहाँ के लाइव स्टॉक हैं वो काफ़ी संख्या में उनकी मौत हो गई। इवन जो फसलें थे वो भी ख़राब हो गई, कई कम्युनिटीज़ झुलस गई इस सूखे की आग में। और उसके बाद में प्रोटेस्ट किया तमिलनाडु के फार्मर्स ने। देखिए वो मांग ये कर रहे थे सरकार से कि हमें इमीडिएट रिलीफ दी जाए। और ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, जो सूखे आया और भी काफ़ी सारे रीजन्स में सूखा आया, ड्रोट आया, जैसे कि बोलिविया या फिर कुछ सब सहारन अफ्रीका के कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी ड्रोट आया। और ये सिर्फ ड्रोट ही नहीं, और साइक्लोन्स, वाइल्ड फायर्स, ये दूसरी चीज़ें हैं वो भी आजकल काफ़ी फ्रिक्वेंट देखने को मिल रही है। तो अभी तक इंट्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। ये क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा घटनाएं इधर उधर देखने को मिलती हैं, जैसे तूफान, सूखा या फिर वाइल्ड फायर्स हैं, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है और बुरे प्रभाव क्लाइमेट चेंज के हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में भी जो ट्रंप हैं उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी तरह के क्वेश्चंस रेज किए। उन्होंने ओबामा की कई तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा बताऊं, 2015 में क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। इसमें सभी देशों ने अपने अपना एग्रीमेंट्स दिया था, जो INDC था, जो अपने अपने हिसाब से सभी थे अपने एमिशंस को कम करेंगे। जैसे इंडिया ने कहा था कि 2030 तक हम 33 से 35% अपना एमिशन कम कर देंगे 2005 के लेवल से। ऐसा ही US ने कुछ कहा था। और इसके लिए ओबामा ने काफ़ी तरह की जो पॉलिसीज़, काफ़ी तरह की एक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन भी इसका स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने घरेलू जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है इसमें कहा था कि जो एमिशन है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें ओबामा ने कही थी, यानी पेरिस क्लाइमेट चेंज को इम्प्लीमेंट उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जैसे ही ट्रंप चुन के आए, उन्होंने जो ओबामा की जो पॉलिसीज़ थी उनको रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। यानी अब जो पेरिस क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट है वो खतरे में पड़ गया है। ये देखिए, और वैसे तो जो US है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एनुअल एमिटर है ग्रीन हाउस गैस का। और ये कहते हैं कि देखिए 1850 से लेकर अभी तक का 1/4 जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो अकेले US ने किया है। तो इसीलिए ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सारे पावर प्लांट्स पे कर्ब लगाए थे ताकि वो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके और पोल्यूशन काफ़ी कम हो। ग्रीन गैस एमिशंस है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनका एमिशंस काफ़ी कम हो। तो ये कहते हैं कि देखिए अभी इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया था ओबामा ने क्या किया था, देखिए स्टेट्स हैं और उनको क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी है उससे एमिशंस है वो काफ़ी कम होना चाहिए। इसके लिए चाहे स्टेट्स रिन्यूएबल एनर्जी को डिप्लॉय करें या फिर डिमांड को कम करें या फिर पावर प्लांट की एफिशिएंसीज बढ़ाएं, मकसद सिर्फ ये सेम था कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम से कम होना चाहिए। तो आगे क्या हुआ, देखिए ट्रंप के जो एक्शंस है उसका इफेक्ट क्या होगा। ट्रंप ने सारी ओबामा की जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिवर्स कर दिया। इवन ट्रंप ने जो रिसर्च के लिए बजट था, यानी एक प्रकार से साफ एनर्जी प्रोड्यूस की जाए उसके लिए रिसर्च के लिए बजट था, उसको भी कम कर दिया। और साफ साफ ट्रंप ने आदेश दिया कि कोई भी डिपार्टमेंट है वो एनर्जी डिपार्टमेंट के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। एनर्जी डिपार्टमेंट की मर्जी है कि वो कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। दूसरा देखिए अभी कितना इफेक्ट होगा ट्रंप के इस डिसीजन से वो तो अभी देखना बाकी है, लेकिन ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि इफेक्ट सिर्फ लिमिटेड होगा। और जो पेरिस क्लाइमेट चेंज है, जैसा हमने डिस्कस किया कि टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, सभी देशों ने अपने अपने टारगेट्स दिए और फिर एक प्रकार से उन्होंने फैसला किया कि हम ये टारगेट्स हैं अब उनको फुलफिल करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से देखिए ट्रंप अब पीछे हट रहे हैं तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी पीछे हटने लगेंगे। डोमिनो इफेक्ट इसको देखने का मिलेगा। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, देखिए ताश के पत्ते ऐसे लगे होते हैं, जब एक ताश के पत्ते को धक्का दिया जाए तो सारे ताश के पत्ते गिर जाते हैं। तो वैसे ही मान लीजिए एक देश जो है वो पेरिस क्लाइमेट चेंज से पीछे हटेगा तो बाकी देशों पर भी इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। और अब बात देखिए इंडिया की करते हैं। अगर इंडिया ने ऐसा किया होता, अगर इंडिया पीछे हटा होता पेरिस क्लाइमेट चेंज से, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं काफ़ी तरह के सैंक्शंस लगा देते, काफ़ी तरह से नेमिंग और शेमिंग करते अगर कोई इंडिया जैसा कंट्री होता। जबकि US पे अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, US इस तरह के स्टेप्स ले रहा है। तो काइंड ऑफ एक पार्शियल अप्रोच देखने को मिलती है डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में। अब ये कहते हैं कि देखिए हालांकि ट्रंप इस तरह की जो है अप्रोच ले रहे हैं और नेशनल एक्टर्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है, स्टेट का काफ़ी बड़ा रोल होता है जो एमिशंस है उनको कम करने में, लेकिन फिर भी देखिए काफ़ी तरह की ऐसे जो सब नेशनल एक्टर्स होते हैं जैसे कि स्टेट्स, टेरिटरीज, प्रोविंसेस, यानी स्टेट्स के अंदर में छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल कम्युनिटीज़, मल्टीलेटरल इंडस्ट्रीज़, ये सब भी काफ़ी बड़ा रोल निभा सकती हैं जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उनको कम करने में। कैसे रोल निभा सकते हैं यहाँ पे देखिए,
ये कहते हैं, एग्जाम्पल देके बताते हैं, जैसे देखिए ग्लोबल मूवमेंट अभी चली हुई है 350.org। 350.org एक मूवमेंट चली हुई है रीजनल लेवल पे, जिसमें क्लाइमेट प्रोटेक्शन के एडवोकेसी ग्रुप्स जो हैं वो यूरोप और दूसरी जगह पे एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं। तो काफ़ी इंप्रेसिव प्रोग्रेस इन्होंने दर्ज करी है 350.org ने। दूसरी देखिए इन्होंने रीजनल कमिटमेंट्स दिखाई है, और भी काफ़ी तरह की जो सब नेशनल एंटिटीज़ हैं, यानी देश के अंदर में जो हमारे स्टेट्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर इंडिया मना कर देता है, तो मान लीजिए कोई स्टेट है जैसे कि तमिलनाडु कहता है कि हम तो करेंगे जी, इंडिया ने मना कर दिया लेकिन तमिलनाडु कहता है कि हम तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करेंगे। या फिर लोकल पंचायत हैं, लोकल सरपंच हैं, वो कहते हैं हमें तो देखिए क्लाइमेट चेंज पर फर्क पड़ेगा, इसलिए हम तो क्लाइमेट चेंज को, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उनको कम करने को लेकर हम कदम उठाएंगे। वैसे ही अमेरिका में भी ऐसे ही देखने को मिला है। ट्रंप ने तो हालांकि मना कर दिया है, लेकिन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके देश के अंदर में जो कुछ प्रोविंसेस हैं या फिर कुछ छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपनी एक प्रकार से डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के प्रति कुछ कदम उठाए जाएं। लास्ट में आर्टिकल वे फॉरवर्ड में यही कहता है कि चाहे वो ट्रंप हो या फिर दूसरे डेमोक्रेट हों, अगर मान लीजिए ये मना भी कर देते हैं तो ये जो सब रीजनल एक्टर्स हैं, सब नेशनल एक्टर्स हैं, उनकी काफ़ी सहयोग रहेगा। अगर वो अच्छे से काम करें, वो अगर सीरियसनेस दिखाएं, तो इस लक्ष्य को जो हमने डिसाइड किया था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, उसको पूरा किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है देखिए माइनॉरिटी राइट्स से रिलेटेड है। माइनॉरिटी राइट्स से रिलेटेड ये है, देखिए ब्रिटिश टाइम से ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कम्युनल पॉलिटिक्स का यूज किया हमारे देश के अंदर में, और डिवाइड एंड रूल किया, कई धर्मों को आपस में डिफरेंसेस पैदा करके जानबूझ के और आपस में उसका फ़ायदा उठाया गया। ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी थी। लेकिन जब हमारा संविधान फॉर्म में आया, तब हमने मना कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को। सेपरेट इलेक्टोरेट्स में क्या होता था, उसमें 1909 में ये आया था, जिसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स का दर्जा दिया गया था, यानी मुस्लिम कैंडिडेट्स को सिर्फ मुस्लिम ही चुन सकेंगे। लेकिन हमारे संविधान ने इन सब चीज़ों को एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया, और जब हमारा संविधान फॉर्म में आया तो माइनॉरिटीज़ को काफ़ी तरह के राइट्स दिए गए थे, खास करके आर्टिकल 29 और 30 के तहत में। तो क्या है ये आर्टिकल नंबर 29 और 30? देखिए आर्टिकल नंबर 29 में ये है कि सभी माइनॉरिटीज़ को अपनी लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट, अपना कल्चर, सभी चीज़ों को सहेज के रखने का अधिकार है और राइट्स हैं। और आर्टिकल नंबर 30 में क्या है, माइनॉरिटीज़ को मर्जी है वो अपनी लैंग्वेज या रिलीजन को किस प्रकार से गवर्न करें और किस प्रकार से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करें। दोनों राइट्स हैं इनके पास में, अपनी लैंग्वेज को भी सहेज के रख सकते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को किस प्रकार से एडमिनिस्टर करना है वो भी राइट्स हैं। तो ये है आर्टिकल नंबर 29 और 30। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने देखिए ये नहीं डिफाइन किया कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होंगे कौन, या फिर कौन डिटरमाइन करेगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन रिलीजियस या फिर एक प्रकार से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। लेकिन ये जो केस था सुप्रीम कोर्ट का TMA पाई फाउंडेशन, ये जो केस है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो स्टेट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन कौन लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। उसके बाद में ये हुआ कि देखिए हमारी गवर्नमेंट ने एक माइनॉरिटी कमीशन का गठन किया 1978 में, ताकि माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए जा सकें। और उसके बाद में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट का भी गठन हुआ 1992 की ये बात है। ये स्टैचुरी कमीशन था, यानी पार्लियामेंट में पास किया गया ये कमीशन था, और जो सभी स्टेट्स में लागू होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और सेक्शन 2 इसका ये कहता था, इस एक्ट का, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 का, कि माइनॉरिटी का मतलब ये है कि ऐसी कम्युनिटी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया है। तो इस एक्ट के अंदर में अभी गवर्नमेंट ने शुरू में तो देखिए 5 कम्युनिटीज़ को नोटिफाई किया, जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जोरेस्टियंस यानी पारसीज, तो 5 को। लेकिन बाद में एक छठी जैन कम्युनिटी को भी एक प्रकार से शामिल कर लिया गया था माइनॉरिटीज़ में। तो अब 6 कम्युनिटीज़ हैं, 6 कम्युनिटीज़ जो हैं अब माइनॉरिटी की श्रेणी में आते हैं। तो आगे देखिए 2011 में सेंसस हुआ हमारा। 2011 में सेंसस हुआ 28 स्टेट्स के लिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश है वो बाद में डिवाइड हुआ था। तो उसमें ये पाएगा कि देखिए 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी में हैं। तो ये काइंड ऑफ डेटा है, एक अलग नैरेटिव पेश करता है। ये इसके जो पॉइंट्स हैं वो आगे वाले पॉइंट्स हैं, वो एग्जाम में कुछ यूज़ हो ना हो, लेकिन नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे में अगर दूसरा अपोजिट पॉइंट आपको लिखना हो, तब आपके एक प्रकार से सहयोग कर सकते हैं ये पॉइंट्स। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा डीप में इनमें नहीं जाएंगे क्योंकि धर्म से रिलेटेड ये आर्टिकल हैं। देखिए 2011 में सेंसस हुआ, 28 स्टेट्स के लिए सेंसस हुआ था। उसमें 7 स्टेट्स ऐसे हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, और एक यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप।
इन सभी जगह पे जो हिंदूज़ हैं वो माइनॉरिटी में हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में जो हिंदूज़ हैं उनको एक मेजोरिटेरियन का एक प्रकार से गुस्से का सामना करना पड़ता है। कश्मीरी पंडित्स की बात करते हैं, और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी हमारे संविधान ने जो गारंटी दी थी लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वो सब जो राइट्स हैं वो मिल नहीं पाते हिंदू माइनॉरिटीज़ को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, ऐसा ये कहते हैं। फिर ये दूसरी बात भी कहते हैं कि जब देखिए भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, बंटवारा हुआ था, तो वेस्ट पाकिस्तान से काफ़ी हिंदू रेफ्यूजीज़ आए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, उनको भी ह्यूमन राइट्स से यानी मानवाधिकार से वंचित रखा गया है। इस प्रकार की बात करते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि देखिए जो ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि किसी भी राज्य को माइनॉरिटी कमीशन को गठन करना जरूरी है, लेकिन अभी तक 18 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने प्रॉपर माइनॉरिटी कमीशंस का गठन किया है। और लेकिन ये तो बिल्कुल सच है कि देखिए माइनॉरिटीज़ को उनके अधिकार मिलने चाहिए अगर वो माइनॉरिटी में है तो। लेकिन एग्जांपल देते हैं पंजाब का, यहाँ पे जो हिंदूज़ हैं वो माइनॉरिटी में हैं, सिख्स जो है मेजॉरिटी में है, लेकिन कभी राइट्स की बात ही नहीं हुई कि माइनॉरिटी को उनकी राइट मिलने चाहिए। इवन माइनॉरिटी कमीशन का भी गठन नहीं हुआ। फिर आगे वे फॉरवर्ड में क्या कहते हैं, वे फॉरवर्ड में देखिए कहते हैं कि बाल पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए जो माइनॉरिटी कमीशंस हैं वो उन सभी एक्टिविटीज़ को करेंगे जिससे हमारे देश की यूनिटी और हमारे देश की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे। और इसके लिए देखिए सरकार को क्या करना होगा, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो क्लासेस हैं उनको ही ख़त्म करना होगा, और माइनॉरिटी कमीशन को वो सब कदम उठाने होंगे जिसमें से एक कोई भी, चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, उनको किसी दूसरी कम्युनिटी के प्रति नफरत ना पैदा हो। यानी मल्टीकल्चरलिज्म का जो हमारा कंसेप्ट है वो मेंटेन रहना चाहिए, और जो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो एक प्रकार से नफरत है वो नहीं पैदा होनी चाहिए। और एक प्रकार से मेन बात यही है, एसेंस यही निकलता है कि हमको माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जो बाइनरी है इससे बढ़ के आगे चलना होगा, इस कंसेप्ट को छोड़ना होगा। और हमारी कमिटमेंट ये होनी चाहिए कि अंत्योदय मतलब पूरेस्ट ऑफ पुअर, इसका मतलब अंत्योदय का मतलब लास्ट, यानी गरीबी की लास्ट लाइन में भी अगर कोई खड़ा है उसको भी उसका अधिकार मिलना चाहिए। हमारी कमिटमेंट ये होनी चाहिए जनता के प्रति। तो बस यही पूरा आर्टिकल था। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है, बस इसमें 2-3 बातें आपको याद रखनी है। एक तो देखिए जो ये है वैक्स मोथ गैलेरिया मेलोनिला, एक देखिए कीट का नाम है, ये कीट जिसका नाम बताया गया है, ये देखिए। तो इनका नाम क्या है दोबारा से आपको बता सकता हूँ, वैक्स मोथ गैलेरिया मेलोनिला। ये देखिए एक कीट है, इसके लार्वे का यूज किया जा सकता है पॉलीथीन को डिग्रेड करने के लिए। आमतौर पे देखिए पॉलीथीन को हम एक प्रकार से नॉन बायोडिग्रेडेबल मानते थे कि प्लास्टिक है काइंड ऑफ, और इसका जो डिग्रेडेशन है काफ़ी मुश्किल से होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन अभी एक नई डिस्कवरी सी हुई है कि जो ये कीट है गिलेरिया मोनिला, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है पॉलीथीन को डिग्रेड करने के लिए। यानी पॉलीथीन को इथाइलिन ग्लाइकोल में बहुत जल्दी डिग्रेड किया जा सकता है, बहुत फास्ट रेट पे डिग्रेड किया जा सकता है इनके लार्वा से, इस कीट के लार्वा से। और काफ़ी कुछ डिटेल्स भी देते हैं। डिटेल्स हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एक बात याद रख लीजिए, पॉलीथीन देखिए जो पॉलीथीन का हमारा शॉपिंग बैग होता है उनके अंदर में रखा गया था इन वॉर्म्स को, तो 40 मिनट के अंदर में वहाँ पे इन्होंने छेद कर दिया। तो इस प्रकार का ये कह रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर में। बाकी काफ़ी डिटेल्स हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना आप। प्रीलिम में ज़्यादा इसका आ सकता है, कुछ मेंस में क्वेश्चन बनता नहीं है इसका। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।